मैं धर्मेंद्र आचार्य क्विक रिवीजन प्रोग्राम में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग मेगास्थनीज के इंडिका पर विचार विमर्श करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का एक यूनानी राजदूत था। वह यूनान का था और सेल्यूकस निकेटर जो उस समय अफगानिस्तान वाले क्षेत्र पर शासन कर रहा था उसका वह राजदूत था। और वस्तुतः 304-5 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस निकेटर एवं चंद्रगुप्त के बीच में एक लड़ाई हुई थी जिसमें चंद्रगुप्त की जीत हुई और सेल्यूकस निकेटर की हार हुई। और इस जीत के उपलक्ष्य में सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया और दहेज में चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत कुछ दिया गया, जिसमें काबुल के क्षेत्र, हेरात के क्षेत्र और अकोसिया के क्षेत्र और कई क्षेत्र दिए गए। उसके साथ साथ अपनी पुत्री के साथ उसने मेगास्थनीज जैसे विद्वान को भारत भेजा था। मेगास्थनीज 304 ईस्वी पूर्व से 299 ईस्वी पूर्व तक भारत में रहा और पाटलिपुत्र के प्रवास के दौरान ही उसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। इंडिका का अर्थ होता है भारत का या भारत से संबंधित, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मूल इंडिका उपलब्ध नहीं है। अभी जो हमारे पास इंडिका उपलब्ध है वह उद्धरणों पर आधारित है जो उस समय के कुछ विद्वानों ने, जैसे एरियन, प्लिनी, जस्टिन, प्लूटार्क, स्ट्रैबो और डायोडोरस ने उसको कोट किया था, उद्धृत किया था। उसी उद्धृतों को, सेंटेंसों को, वाक्यों को लेकर के इंडिका की रचना हुई। 1846 ईस्वी में इंडिका की रचना यूनानी भाषा में किया गया। तो याद रखेंगे, जो अभी इंडिका उपलब्ध है जिसको भारत का कहते हैं वह 1846 का है, यूनानी भाषा में है। और इसका अनुवाद दो व्यक्तियों ने किया, एक कोलब्रुक ने किया था अंग्रेजी में और दूसरा मैक्क्रिंडल ने अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया। तो इस तरह से अंग्रेजी में दो मूल अनुवाद इसके उपलब्ध हैं, मैक्क्रिंडल का और कोलब्रुक का। यहाँ से कई प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे इंडिका का उद्धरण किन किन विद्वानों ने किया, तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है। डायोडोरस का नाम, एरियन का नाम, प्लिनी का नाम, जस्टिन का नाम और उसके बाद प्लूटार्क और स्ट्रैबो का नाम। अब अगर देखें कि इंडिका में उसने किन किन पक्षों पर विचार किया, तो मेगास्थनीज ने सबसे पहले भारत के भौगोलिक स्थिति के बारे में लिखा और उसने बताया कि भारत का आकार चतुर्भुजाकार है। यूनान के अधिकांश विद्वानों ने भारत के आकार के विषय में लिखा है कि भारत का आकार पतंग के आकार का है, चतुर्भुजाकार है। यहाँ की जलवायु अच्छी है, ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है, यहाँ की मृदा उपजाऊ है और उसने 58 नदी 58 नदियों की चर्चा किया है और उसने बताया है कि यहाँ एक सिलास नाम की नदी थी जिसमें कुछ डूबता नहीं था, सब कुछ तैरता ही तैरता रहता था। दूसरी बात, उसने गंगा और सिंधु को नील नदी से बड़ा नदी बताया है। उसने नील नदी की जबकि लंबाई लगभग 6500 किलोमीटर है, सिंधु नदी की लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर और गंगा लगभग 2500 या 2550 किलोमीटर लंबी नदी है। तो इस तरह से उस समय मेगास्थनीज को ऐसा लगा कि गंगा और सिंधु नदी नील नदी से बड़ी नदी है, जो बिल्कुल सही नहीं है तथ्यात्मक स्तर पर। उसने भारत के खनिजों के बारे में भी विस्तार से बताया है और बताया है कि भारत में सोना खोदने वाले एक चींटी रहते थे जो दर्दिस्तान क्षेत्र में इस तरह के सोना निकाला करते थे। तो कुल मिलाकर के कई खनिजों की उसने चर्चा की है। तो खनिज के संदर्भ में भारत में विविधता जो थे उसकी चर्चा उसने किया। मेगास्थनीज ने सामाजिक संदर्भ में बहुत कुछ लिखा। उसने बताया कि भारत के लोग समृद्ध थे, भारत के लोग नैतिक थे, साहसी थे और सत्यवादी थे। और चूंकि यहाँ के लोग नैतिक और सत्यवादी थे इसीलिए चोरी कम होती थी और जहाँ पर चोरी कम होगी वहाँ पर न्यायालय का प्रयोग कम से कम होगा, वहाँ पर मुकदमा कम होंगे। तो इस तरह से मेगास्थनीज ने भारतीय लोगों की भूरी भूरी प्रशंसा की। उसने बताया कि न्यायालय का प्रयोग कम होता है। कल के वीडियो में हम लोगों ने, पिछले वीडियो में रखा था कि अर्थशास्त्र के
तीसरे और चौथे अधिकरण में न्यायालयों की चर्चा है, तो उसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। यहाँ के लोग चावल, जौ और गेहूं मुख्य रूप से भोजन में उपयोग करते थे। तो भारतीय लोगों के मुख्य खाद्यान्न के विषय में उसने बताया कि चावल, गेहूं और जौ लोग खाते थे। उन्होंने बताया कि महाजनी प्रथा विद्यमान नहीं थी, लेकिन यह वाक्य, यह तथ्य के स्तर पर गलत है, क्योंकि भारत में महाजनी प्रथा प्रचलित थी। अर्थशास्त्र में भी इसकी जानकारी मिलती है। और इससे पहले उत्तर वैदिक काल में, महाजनपद काल में भी महाजनी प्रथा विद्यमान थी, क्योंकि उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ में महाजन के लिए कुछ शब्द, कुशीद शब्द आए हैं, कुशीदीन शब्द आए हैं। लोग छत्र लेकर के चलते थे, इसकी सूचना वो देते हैं। और खास करके संपन्न लोगों के, जो अमीर व्यक्ति थे, उनके पीछे लोग छत्र लेकर के चलते थे। इस तरह की सूचना मेगास्थनीज अपने पुस्तक में देता है। सती प्रथा प्रचलित नहीं थी और उसने बताया है, और सही है, क्योंकि सती प्रथा के बारे में जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वो 510 ईस्वी के एरन अभिलेख से प्राप्त हुआ है। उसने आर्ष विवाह के बारे में बताया कि जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्राचीन भारत में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, जिसमें आर्ष विवाह इनके हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण विवाह था। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी आर्ष विवाह की चर्चा हुई है, जिसमें बताया गया कि मौर्य काल में सबसे प्रचलित विवाह आर्ष विवाह ही था। तो आर्ष विवाह क्या था? तो कन्या के पिता जो वर पक्ष होते थे, उनको एक जोड़ा गाय और बैल देते थे और उसके बाद अपनी पुत्री का विवाह उससे कर देते थे। तो ये आर्ष विवाह हो गया। ये मेगास्थनीज बताता है कि जाति प्रथा यहाँ के समाज का मूलाधार था और उसने अंतरजातीय विवाह नहीं होने की बात की है। और भारतीय समाज 7 जातियों में बटा हुआ था, इस तरह की बात वो करता है। और मेगास्थनीज 7 जातियों का नाम भी बताता है, जिसमें दार्शनिक, किसान, चरवाहे, सिपाही, दंडनायक, पार्षद और दस्तकार थे। इसमें चरवाहे का अर्थ हुआ ग्वाला और सिपाही का अर्थ हुआ योद्धा, और दार्शनिक में 2 थे, ब्राह्मण एवं श्रमण। तो इस तरह से हम देखते हैं। फिर बताता है कि ब्राह्मणों की स्थिति अच्छी थी। तो मेगास्थनीज ने ब्राह्मणों की अच्छी स्थिति के बारे में बताया है। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी इस तरह के संकेत मिलते हैं। मेगास्थनीज बताता है कि भारतीय लिखना नहीं जानते थे, जो सही नहीं है। भारतीय लिखना जानते थे, इनसे पहले आने वाले यूनानी लेखकों ने ही, जैसे नियार्कस और कार्टियस ने बताया है कि भारतीय लिखना जानते थे और भारतीय एक विशेष प्रकार के कपड़े पर लिखते थे। तो कुल मिलाकर के भारतीय लिखना जानते थे, क्योंकि इनसे पहले के विद्वानों ने भी बताया है। सबों के ऊपर छोटी छोटी समाधियां होती थी, इस तरह की सूचना मेगास्थनीज देता है अपने इंडिका में। और बहुविवाह प्रचलित थे, लेकिन सीमित स्तर पर केवल धनी लोग बहुविवाह करते थे। राजवंश के लोगों की देखभाल महिलाएं करते थे। इस तरह के संकेत कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है और इंडिका में भी मिलता है। और यहाँ ये बताता है इंडिका में कि दास प्रथा प्रचलित नहीं थी। दास प्रथा प्रचलित नहीं थी का अर्थ यह हुआ कि यह वाक्य सही नहीं है, क्योंकि भारतीय समाज में दास प्रथा विद्यमान थे। और ये बताता है कि भारतीय लोग बहुत बच्चे पैदा करते थे, अतः उन्हें दासों की आवश्यकता नहीं थी। किंतु यह तथ्य गलत है। महाभारत में भी दासों की चर्चा है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों की चर्चा की गई है और अन्य ग्रंथों से भी दास प्रथा की जानकारी मिलती है, अतः उन्होंने यह गलत बताया है। हेराक्लीज एवं डायोनिसस की पूजा यहाँ के लोग करते थे। हेराक्लीज की पहचान भगवान श्री कृष्ण से और डायोनिसस की पहचान भगवान शंकर से यानी शिव से की गई है। तो इन दोनों की पूजा वहाँ पर होती, भारतीय लोग करते थे। इसकी सूचना इंडिका में हमें मेगास्थनीज के माध्यम से मिलता है। तो कुल मिलाकर के सामाजिक संदर्भ में बहुत सारगर्भित सूचना हमारे पास इंडिका के माध्यम से प्राप्त होता है, मौर्य काल का और उस समय के समाज का। और उस दूसरी तरफ भौगोलिक संदर्भ में भी बहुत कुछ मेगास्थनीज हमें बताते हैं। इस दृष्टिकोण से मौर्य काल के पुनर्लेखन में इंडिका की महत्वपूर्ण भूमिका है। अगले वीडियो में इंडिका के बारे में कुछ और बातचीत करेंगे और तुलना करके देखेंगे कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज के इंडिका में क्या समानता और क्या विषमता है। धन्यवाद।